जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 16 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 15 प्रैक्टिस टेस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप तुरंत चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको बिहार पुलिस से संबंधित सभी सेट मिल जाएंगे। और आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये पूरा वीडियो आपके बहुत ही काम आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप 100 में से कितना करते हैं। अपना स्कोर कमेंट करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, चालुक्यों ने अपने साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि चालुक्यों के दो वंश थे, वातापी व बादामी के चालुक्य। पहला तो था वातापी व बादामी के चालुक्य और दूसरा वेगी के चालुक्य। और ये साम्राज्य मालवा में स्थित है, मालवा में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? तो दोस्तों, कौन सा था? तो ये था चोल। चोल दक्षिण भारत में शासन करते थे और इनकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से इन्होंने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका आदि तक अपने व्यापार का फैलाव किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे श्री शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वहाँ के किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो ये किसके डाक टिकट पर अंकित है? तो ये महात्मा गांधी जी के डाक टिकट पर अंकित है। अगला प्रश्न है, जफरनामा के लेखक कौन है? प्रश्न 6, जफरनामा के लेखक ये गुरु गोविंद सिंह है और इनकी जन्मस्थली पटना साहिब है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, चित्रकलाओं में वृहद पैमानों के भित्ति चित्रियों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये कब किया था दोस्तों? तो ये 6वीं शताब्दी के बाद, 6वीं शताब्दी के बाद चित्रकलाओं में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्रों का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? सभी को पता होगा दोस्तों, ये राष्ट्रकूट वंश ने कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? तो ये पल्लवों ने की थी महाबलीपुरम की स्थापना। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ पर है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में है दोस्तों, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, सिंटोइज्म सिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? सिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? तो ये जापान के लोगों द्वारा माना जाता है, जापान के लोगों द्वारा। और जापान में दोस्तों बौद्ध धर्म भी काफ़ी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? कौन समूह है? तो दोस्तों देखिए, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। चलिए, अगला प्रश्न है, फिर से देख लेंगे दोस्तों। जी हाँ, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ये चाय उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील मीठे पानी की, ऑप्शन के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर चीज़ है? सबसे कठोर कौन सी चीज़ है दोस्तों? सभी को पता होगा, जी हाँ, हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वात्या भट्टी में, याद रखेंगे कि वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा के नाम से जाना जाता है, ढलवा लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्मों में समृद्ध होती है। इन कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्मों में समृद्ध होती है और रबी व खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होती है। ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। जलोढ़ मृदा में रबी व खरीफ की फसलें नहीं उगती हैं। काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। ये प्रश्न, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, ये भी सही है। और दोस्तों ये भी सही है, जलोढ़ मृदा रासायनिक, जी हाँ, रबी व खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होती है। आपको केवल याद रखना है कि जलोढ़ में रबी व खरीफ की फसलें अच्छी मात्रा में होती हैं और काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए तो है ही। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1 व 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है?
तो कौन सी रबी फसल नहीं है? उत्तर देंगे जी हाँ, ज्वार। देखिए, गेहूं, सरसों, मसूर तीनों एक ही मौसम में बोया जाता है, जबकि ज्वार अलग बोया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो सभी को पता होगा, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये इसका भूमि से कोई संबंध नहीं। बाकी सरकारी खेती, सहकारी खेती, जोतों की चकबंदी और बिचौलियों का उन्मूलन, ये सभी भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति की सफलता से संबद्ध वैज्ञानिक है। तो हरित क्रांति किसने शुरू की थी? तो ये नॉर्मन बोरलॉग में पिछले कई सेटों में बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले सारे सेट देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? बुद्ध का तो लोभी, मूर्ख, अत्याचारी है, तो बुद्ध का अभिप्राय हो ही नहीं सकता दोस्तों। एकमात्र आंसर बच जाता है ज्ञान प्राप्ति। इस तरह कुछ प्रश्न आपको स्वविवेक से भी हल करने हैं अपने दिमाग के आधार पे। चलिए, विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। यक्षण कहाँ का लोक नाटक है? यक्षण कहाँ का लोक नाटक है? 23। तो ये कर्नाटक का लोक नाटक। और असम का है बिहू। बिहू असम का है बिहू, और कर्नाटक का है यक्षण। महाराष्ट्र को तो महाराष्ट्र का नौटंकी या तमाशा। अगला प्रश्न है, असम सिल्क के आश्चर्यचकित संसार के अन्वेषण के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? असम सिल्क के आश्चर्यचकित संसार के अन्वेषण के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बी, सुअलकुची को। सुअलकुची को। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाने वाला शहर कौन सा है? तो ये है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है? भारतीय नौसेना के पास दोस्तों विराट नाम का वायुयान वाहक है। अगला प्रश्न है, समाचार भारती क्या है? समाचार भारती क्या है दोस्तों? सभी को पता होगा, ये एक समाचार संस्था है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समाचार भारती समाचार संस्था है। अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्य कार्यालय चेन्नई में स्थित है। अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे तेज ध्वनि या अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? 29 का आंसर देंगे जी हाँ, बाघ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बम्बई का प्रथम शेरिफ जो फिल्म अभिनेता भी था, बम्बई का प्रथम शेरिफ जो फिल्म अभिनेता भी था, कौन थे ये? तो ये थे दोस्तों गुरुदत्त। गुरुदत्त जो दिल्ली के प्रथम शेरिफ के साथ ही फिल्म अभिनेता भी थे। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा दोस्तों न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तित होने के कारण निकलती है। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तित होने के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें किस राज्य में कार्यरत हैं? भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें किस राज्य में कार्यरत हैं? तो ये गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 दर्रों को पार करती है? वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 दर्रों से को पार करती है? तो ये मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक की सड़क 4 दर्रों को पार करती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राप्त हुआ, 1998 में किसे नोबेल प्राप्त हुआ? अमर्त्य सेन को। आर्थिक विकास के लिए। किस लिए? तो आर्थिक विकास के लिए डैश तीव्रता के तीव्र समर्थक थे। तो वह किसकी तीव्रता के तीव्र समर्थक थे? तो ये थे कल्याण अर्थशास्त्र की तीव्र दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1984 में से आरंभ किया गया था दोस्तों, 1984 से। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारतीय संसद में लोकसभा की नियुक्ति सभी को पता होगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही आपस में होती है। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद और मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा, अनुच्छेद 358 में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और अगर कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, तो ये भी सरोजनी नायडू ही थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? 39 का जवाब देंगे सभी लोग। ये स्वरमापी या सोनोमीटर के द्वारा किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल की परिकल्पना किस देश से ली गई है? तो लोकपाल की परिकल्पना दोस्तों स्वीडन देश से ली गई है, स्वीडन से।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। अगला प्रश्न है, मैक संख्या निम्नलिखित में से किससे संबंध है? मैक संख्या 41 का किससे संबंधित है? तो ये हवाई जहाज से संबंधित है दोस्तों। हवाई जहाज़ों को तीव्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? किस प्याले की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो दोस्तों जिस कॉफ़ी पर खुरदुरा काला पेंट होगा उसकी कॉफ़ी सबसे पहले ठंडी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वर की गुणात्मकता और क्यों ठंडी हो जाएगी दोस्तों? तो काला रंग ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। तो कॉफ़ी की जो भी ऊष्मा होगी वो काला रंग अवशोषित कर लेगा, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। जबकि सफ़ेद रंग सबसे कम अवशोषित करता है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा देर तक गर्म कौन सा रहेगा, तो खुरदुरा सफ़ेद में। अगला प्रश्न है, स्वर की गुणात्मकता क्या होती है? तो ये होती है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत, इसमें कुछ नहीं बताना, नाभिकीय संलयन सभी को पता होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, धातु की 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक होगी? धातु की 4 गेंद को सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, कौन सी धातु की गेंद सबसे अधिक होगी? जल्दी से आंसर देंगे, ये होगी तांबा की गेंद। तांबा में ऊष्मा प्रसार तेज है, बाकी एल्युमिनियम, लोहा और मैंगनीज के मुकाबले तांबा में तेज है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरेटर का कार्य है? कार्बोरेटर का कार्य कौन सा है दोस्तों? सभी लोग उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरेटर का कार्य है? 46 का डी। यह पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रित करके ठंडी भाप देता है, या पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? फ्लैश बल्ब के यानी कि जो फ्लैश लाइट पीछे जलती है उसके बल्ब के तार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीशियम के द्वारा, उत्तर सी। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों 48। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन में हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा सबसे पहले संकुचित हो जाएगा, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। अगला प्रश्न है, एक आवोगाद्रो संख्या का मान होगा। एक आवोगाद्रो संख्या का मान दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये सभी लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है दोस्तों? फिर से पढ़ के सभी लोग बताएंगे किसका उदाहरण है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। दोस्तों यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, अपघटन का। चलिए अगला प्रश्न, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं? तेल, पानी व गैस, तो इसका जवाब सभी लोग दे लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबसे नीचे तेल, फिर पानी, फिर तेल, फिर गैस सबसे ऊपर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? पानी में घुलनशील नहीं है, कौन सा लवण है? ये है BaCO3। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? तो ये पानी में रखा जाता है दोस्तों, श्वेत फास्फोरस पानी में। निम्नलिखित की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो ये होता है लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया, एनीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है, और लोहे के कारण यानी कि लौह तत्व के कारण ये रोग हो जाता है। अगर पूछा जाए कि लौह तत्व सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ये पालक में सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है, पालक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी इसमें से गलत है दोस्तों? तो पोलियो बंदर से नहीं फैला है, बाकी रेबीज के लिए कुत्ता जिम्मेदार है, टेपवर्म के लिए सुअर और प्लेग के लिए चूहा, ये सभी जिम्मेदार हैं, पर पोलियो के लिए बंदर जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, इन्हीं के नाम से फ़ारेनहाइट मापा जाता था। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? 57 का आंसर देंगे, कौन सी ग्रंथि है? तो ये ए अग्नाशय ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा टाइफाइड के उपचार में लगती है? कौन सी दवा टाइफाइड के उपचार में लगती है? तो ये लगती है क्लोरोमाइसिटिन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? मानव रक्त का घटक कौन सा नहीं है दोस्तों?
जल्दी से आंसर देंगे तो डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है, बाकी प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट ये सभी रक्त में पाए जाते हैं। डीएनए एक अलग संरचना है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है। तो ये किसी उपस्थिति के कारण यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण जमा किया जा सकता है, तो ये असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण असंतृप्त वसा अम्ल के कारण कोई तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में बिना परिवर्तित किए जमा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वाक्यमय के लिए सही विकल्प चुने। वाक्धनमय के लिए सही विकल्प हो जाएगा वाड्यमय, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान से अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से जो प्रत्यय वाले शब्द का चयन करें। निम्न शब्दों में से प्रत्यय वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें से किसमें प्रत्यय यूज हुआ है, तो ये श्रवण में यूज हुआ है दोस्तों, श्रवण। अगला प्रश्न है करण कारक की विभक्ति बोधक चिन्ह है। करण कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो ये है सी, से, के द्वारा या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों, हिंदी के प्रश्न सरल ही रहते हैं। ये ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ए उद्यत। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। 66 का आंसर देंगे। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है जी, बिल्कुल सही, द्विगु समास। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और सभी लोग लास्ट में अपने स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। 67 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी, आद्योपांत। अगला प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ फेबल इज, तो यानी कि फीबल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा स्ट्रांग। फीबल का अर्थ होता है कमजोर, स्ट्रांग का अर्थ होता है मजबूत। स्पॉट द मिस स्पेल्ट वर्ड, इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो ये ओबीडियंट, ये गलत लिखा हुआ है, ओबीडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 70 साइनोनिम्स ऑफ जेकॉर्पैडी इज, तो जेकॉर्पैडी का साइनोनिम्स हो जाएगा डेंजर, यानी कि खतरनाक। इसका अगला प्रश्न है, एक कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि कॉक एंड बुल, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सी एन अनबिलीवेबल स्टोरी। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, साइकनिक। फिल इन द ब्लैंक भरना है। ही एस्केप्ड डैश जेल, तो ये हो जाएगा फ्रॉम, वह जेल से छूटा, फ्रॉम। चेंज द वॉइस, हैज़ एनी वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसको वॉइस में चेंज करना है, हैज़ एनी वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। 74 को कैसे चेंज करेंगे, हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय एनी वन। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न मैथ के हैं, तो इसके आगे अब सभी प्रश्न मैथ के हैं दोस्तों। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।